नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान के साथ अमेरिका की वार्ता, जो युद्ध विराम की और शांति वार्ता थी, वो तो नाकाम रही और फेल हो गई। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसको उनके देश के लोग ही, तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं, वो उसको एक विनाशकारी कदम बता रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन भी दी है, डेडलाइन अब से कुछ देर के बाद ख़त्म भी होने वाली है। उसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी उस डेडलाइन से को पीछे हट सकते हैं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ट्रंप इस तरीके से पूरा जो हॉर्मुज स्ट्रेट है और समुद्र में नाकेबंदी करने की जो अपनी योजना बना रहे हैं, वो किस लिए बना रहे हैं। उनकी इस योजना में उनके तमाम मित्र देश पूरी तरह से दूरी बनाए हुए हैं। ब्रिटेन ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरह की नाकेबंदी से हमारा कोई वास्ता नहीं है। और योजना डोनाल्ड ट्रंप की यह है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कब्जा तो नहीं हटा पाए, ईरान का नियंत्रण वहां से नहीं हटा पाए, लाख कोशिश उन्होंने कर ली। अब कह रहे हैं कि जो जहाज वहां से गुजरेंगे, जो जहाज ईरान को पैसा देंगे, टोल देंगे, उनको हम समुद्र में आगे नहीं बढ़ने देंगे। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आप कौन हैं। तो ये हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद जो नाकेबंदी करने की जो तैयारी है, यानी ईरान की नाकेबंदी करने की जो ट्रंप की तैयारी है, वो कितनी व्यावहारिक है, कितनी लीगल है, कितनी कानूनी है, वैध है, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना संभव है डोनाल्ड ट्रंप के लिए आज की इस स्थिति में। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और यही सबसे पहले सवाल मेरा यही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये जो नई बात कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जो लोग पैसा देकर आएंगे उनको हम आगे नहीं जाने देंगे, अब इसको किस तरीके से आप देखते हैं। वही एक शब्द कहा जाए, दादागिरी, गुंडागर्दी, या फिर कुछ और कोई है उनका लीगल राइट वहां पर जो दूसरे जहाज़ों को रोक कर पूछेंगे कि आपने ईरान को पैसा दिया कि नहीं दिया। देखिए, पहले तो समीर जी, एक आपके दर्शक श्रोता की टिप्पणी थी कि मैं आपका नाम जो है गलत लेता हूं। अच्छा। और मैंने बात स्वीकार की कि मैं आपका नाम गलत लेता हूं, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लेकिन आपके दर्शक श्रोता कितनी बारीकी से चीजों को सुनते हैं, बिल्कुल, इससे मुझे अच्छा लगा। एक अध्यापक हूं, मुझे अच्छा लगा जी कि आपका नाम मैं गलत लेता था। समीरात्मज मिश्र आपका नाम है और मुझे ऐसे ही आपको संबोधित करना चाहिए जी। नंबर एक। नंबर दो, देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये पागलपन की इंतहा है। और एक तरह से उन्होंने भारत को एक और झटका दे दिया है, बहुत बड़ा धोखा दे दिया है जी। क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई देश आज की तारीख में है तो भारतवर्ष, जहां के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री बनाने, राष्ट्रपति बनाने के लिए सारे अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर दिया था, और जिसके लिए अंधभक्तों ने देश के अंदर हवन कराए थे और पूजा पाठ कराया था। आज के तारीख में अगर ये हो गया जो वो कह रहे हैं, तो उसके बाद सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को मिलेगा तो भारत को मिलेगा। भाई, अगर आप टोल नहीं देंगे, तेल गैस नहीं आएगा। अगर आप टोल देंगे, अमेरिका उसको डुबा देगा। तो मैं तो डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी से कह सकता हूं कि देखिए, पत्नियां ही ऐसे काम कर सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी उन्हें बाथरूम में बंद कर दे, जब वो सुबह टॉयलेट जाए तो उन्हें बाहर से ताला लगा दें, बंद कर दें और कह दें कि भैया मैं नहीं जानती वो कहां है, वो जो अपना जाने, काम जाने, वरना विश्व को बिल्कुल बर्बादी के ऊपर तरफ डोनाल्ड ट्रंप। आपने ये भी देखा कि हंगरी के अंदर, जहां पे पिछले 13 साल से राइटिस्ट सरकार थी, वहां पे राइटिस्ट सरकार बाहर हो गई है और वहां पे एक लेफ्टिस्ट सरकार आ गई है। देखिए, आपको एक और खबर मिली होगी समीर जी, नोएडा के और ग्रेटर नोएडा 62-65 सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं देश में जी, हजारों मजदूर सड़क पे हैं। रेड माइक का एक कार्यक्रम मैं अभी देख रहा था 10 मिनट पहले, हजारों सड़कों पे हैं क्योंकि उन्हें 18,000 रुपए कहा जाता है देते हैं इनकम टैक्स में। 18,000 रुपए दिखा के इनकम टैक्स की चोरी करते हैं ये कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट, और उनके हाथ में मिलते हैं 10,000 रुपए। ये हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए ये मोदी मोदी करते रहते हैं क्योंकि उनको संरक्षण मिलता है और मजदूरों का शोषण होता है। देखिए, सीधी सी बात है, अब देश की जनता जागने लगी है, अपने अधिकारों के प्रति सजग होने लगी है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देश के मजदूर, औरतें कह रही हैं, जवान कह रहे हैं, 10,000 रुपए में कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है जी,
कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, कोई आईडी कार्ड नहीं है। मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, नोएडा के अंदर बहुत बड़ा कैंपस है, करोड़पति अरबपति। कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता है, कोई स्केल नहीं होता है, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं कटता है, बिल्कुल कोई रोल में है या नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इस प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन है समीर जी। और देश की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं, नेपाल से सीखिए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने आते ही जैसे चारों पूर्व प्रधानमंत्रियों पे जांच बिठा दी, कईयों को जेल भेज दिया, और जितने भी उनके वो हम मंत्री हैं सारे के सारे पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ी हुई एक चिकित्सा विशेषज्ञ जो है वहां की चिकित्सा मंत्री बनी है। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार के विश्व की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का ठेका लेके आ गए हैं, तो अच्छा आपने ये भी सुना होगा कि नेतन्याहू साहब को कोर्ट के अंदर जवाब देना था, तो उन्होंने 15 दिन का टाइम मांग लिया है। जी जी। प्रतिकूल स्थिति है, इसलिए 15 दिन का टाइम दिया जाए। वो भी जानते हैं वो जेल जाने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं जेल जाने वाले हैं। तो जो भी जेल जाने से डर रहे हैं वो सारे के सारे एकजुट होकर युद्ध का अनुवाद पैदा कर रहे हैं जिससे वो जेल ना जाए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा नुकसान, और मैं अपनी देश की जनता को, सजग जनता को, एक तरफ तो आप लोगों को 10,000 रुपए की तनख्वाह मिल रही है, लोग ये बता रहे हैं मजदूर किस प्रकार का सड़ा हुआ खाना उनको खिलाया जाता है, छुट्टी होती है तो उनके पैसे काट लिए जाते हैं। उन्हें मिलने चाहिए 21,000 रुपए, 10,000 रुपए मिल रहे हैं, आधे पैसे मिल रहे हैं। वो कहते हैं राइटिंग में चाहिए, हमको चेक से पेमेंट चाहिए, हमें आईटी का कार्ड चाहिए, जिससे, और ये भी नहीं उन बाद में प्रूव होता है किस इंडस्ट्री के लिए वो काम कर रहे हैं। देश की जनता को अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए, और ये जो पूंजीपतियों का एक समूह बना हुआ है जो एक्सप्लॉइट कर रहा है देश की जनता को, किसानों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, मजदूरों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, इनके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी से मैं निवेदन करता हूं, अगर इस कार्यक्रम को डीवी की लाएगी वो देखे, तो डोनाल्ड ट्रंप को कल सुबह बाथरूम में बंद कर दे और निकलने न दें। हाँ, लेकिन उनके देश की जनता, अब उनकी पत्नी क्या करती है नहीं, लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनके देश की जनता तो उनके इस कदम को लेकर बहुत हैरान है, और इसी कदम को नहीं, वो पिछले 40 दिन में जो कुछ भी करते रहे हैं। तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं जो बार बार ये बात कह रहे हैं, और बहुत सारे सीनेटर्स वहाँ पर हैं कि ये जो कदम हम उठाने जा रहे हैं ये बहुत ही भयावह है, और ये अमेरिका के लिए बहुत विनाशकारी होगा। यहाँ तक कि कल हम एक डिफेंस एक्सपर्ट और अमेरिका की सेना में वो कर्नल रैंक के अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहा था कि हम कई मोर्चे पर ईरान से, सच्चाई ये है कि हारे हुए हैं, चाहे वो कूटनीतिक मोर्चा हो, चाहे ईरान को कमतर समझने की गलती हो, चाहे जो कुछ भी हो, और अभी भी हम उन गलतियों को दोहरा रहे हैं, उससे हम सबक नहीं सीख रहे हैं। लेकिन ये ट्रंप साहब ये कुछ इस तरह से करके एक बड़ी वजह तो बहुत आप जो बता रहे हैं बिल्कुल साफ है कि ये दोनों लोगों को ये डर है, जेल जाने का डर है, अपने ही देश में जेल जाने का डर है, और जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ी गई है। लेकिन इन सब के बीच आखिर ये इसकी थोड़ी सी व्यावहारिकता को हम समझना चाहते हैं कि ये कैसे वहाँ पर उस हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी करेंगे, और कैसे कोई जहाज़ जब जाएगा तो वो इनको बताएगा कि उसने ईरान को पैसा दिया है कि नहीं दिया है, कौन सा वो मैकेनिज़्म होगा, कैसे ये पूछेंगे। और अगर उसने कहा कि हाँ हमने दिया है, और फिर भी वो समुद्र के रास्ते जा रहा है, समुद्र का रास्ता किसी एक व्यक्ति का नहीं है जिस रास्ते को की नाकेबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ वो किस अधिकार के तहत उसकी नाकेबंदी कर लेंगे, और उसके बाद आप कहेंगे कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे क्या? और इसके ज़रिए क्या वो पूरी दुनिया से एक तरह से मोर्चा ले रहे हैं, पूरी दुनिया से वो दो हाथ करने की तैयारी कर रहे हैं? असल में वो तो मूर्खतापूर्ण ये एक मैसेज देना चाहते हैं विश्व की जनता को कि हॉर्मुज को हम खुलवाना चाहते हैं, और हॉर्मुज के बंद होने से आप लोगों का नुकसान हो रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि विश्व की जनता, सारे देश की जनता ये महसूस करती है, भैया आपने जो वेनेजुएला के अंदर किया, जो आप क्यूबा के अंदर कर रहे हैं, पार की विश्व के अंदर कर रहे हैं, आपने इराक में किया था, आपने लीबिया के अंदर किया था। भाई आप जानते हैं जी कि जो हॉर्मुज स्टेट है उसमें जो ओमान वाला एरिया है वो बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है उसके अंदर, तो जो जहाज आते हैं वो ईरान के ही साइड से आते हैं। अच्छा, ईरान का ये जो शक है बड़ा वाजिब है कि अगर मान लीजिए उसमें आप ऐसे सामग्री ले आए और उसमें दूसरा झंडा लगा के और अमेरिकन पिट्ठुओं का वो आ जाए जो कि ईरान को और हॉर्मुज स्टेट को बिल्कुल एक प्रकार से नेस्तनाबूद कर दे या उनको बिल्कुल मुक्त करा दे और उस पर कब्जा कर ले, तो उनको अधिकार है। भाई अगर अमेरिका को अधिकार है कि वो गल्फ कंट्रीज में आके अपने
सैन्य अड्डे बनाए और वेनेजुएला के अंदर करे और क्यूबा के अंदर करे, तो ये अधिकार ईरान को भी है। तो ईरान पे आप दादागिरी कर रहे हैं। अच्छा, अब रूस चीन भी बीच में आ गया है। आपने पता ही होगा कि चीन के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ स्टेटमेंट दे दिया है कि ईरान का अधिकार है, अगर इसमें कोई अतिक्रमण करेगा, क्योंकि हमारा तेल उस रास्ते से, गैस उस रास्ते से आती है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। पीछे लौटेंगे तो उनको परेशानी है, आगे बढ़ेंगे तो उनको परेशानी है, लेकिन अभी वो कुछ दिन मुगालते में लोगों को रखना चाहते हैं। तो मैं तो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूं, ये जो मूर्खता इस समय चल रही है विश्व में और हमारी पीढ़ी उसको देख रही है, मोदी जी की पीढ़ी 76 साल के हो गए, मोदी जी कितने सालों प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद का मोह त्याग दीजिए और भारत के कल्याण के वास्ते अपना मुंह खोलिए और बताइए ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, नेतन्याहू कर रहे हैं, चाहे उसके बाद वो अपना पेगासस का रहस्योद्घाटन कर रहे हैं या जो भी फाइल के डिस्क्लोजर करने कर दें, लेकिन राष्ट्र हित में मैं माननीय मोदी जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, अपना मुंह खोलें और कुछ बोलें। जी, अब देखते हैं। अभी प्रधानमंत्री शायद व्यस्त हैं अभी चुनाव कार्यक्रमों में। अभी पश्चिम बंगाल में काफ़ी जोर है चुनाव प्रचार का और तस्वीरें तमाम आती रहती हैं। अभी उसको एम्बुलेंस को रास्ता देने का और काफ़ी भावुक भी हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी जब तक पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक वो इन सारे मसलों पर कुछ बोलेंगे, या हो सकता है अब आप कह रहे हैं तो बोल भी सकते हैं। आपको इतनी उम्मीद है, आप अगर उनसे कह रहे हैं, लेकिन उनके बोलने से कितना असर पड़ जाएगा, अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, बड़ा सवाल तो यही है, यक्ष प्रश्न ये है कि वो बोले, डोनाल्ड ट्रंप से कहे ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ो। और अगर वो कह भी देते हैं तो ट्रंप पर उसका कितना असर पड़ेगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पर उनके पूरे देश की जनता, विपक्ष, उनके अपने लोग, दूसरी तरफ यहाँ नेतन्याहू का दबाव, और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उनसे कह देंगे तो क्या वो तत्काल अपनी नाकेबंदी वाले फैसले को वापस ले लेंगे? अभी है 2-3 घंटे का टाइम, 2.5 घंटे का। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उनके बोलने से डोनाल्ड ट्रंप पे, नेतन्याहू पे कोई असर पड़ जाएगा जी, क्योंकि आप जानते हैं नेतन्याहू और मोदी जी जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन देश की जनता को सुनने का अधिकार है। आज वो जो मैं कार्यक्रम आपको बता रहा हूं रेड माइक का, कि 10,000 की नौकरी है उनकी और उसके बाद 400-500 रुपए किलो के गैस खरीदते हैं, घर के खर्चे नहीं चल रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। और जिस दिन पोलिंग हो जाएगी उसके बाद अगर ये हॉर्मोज का मसला नहीं सुलझा, उसके बाद गैस के दाम क्या होंगे और क्या परिस्थिति बनेगी, तेल और पेट्रोल के दाम क्या होंगे। तो ये जो गरीब जनता, ये जो मजदूर जनता है, 10,000 रुपए कमाती है, जो अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रही है, लाखों लोग वहां सड़कों पे उतरे हुए हैं और किस प्रकार से वहां कन्फ्रंटेशन चल रहा है। ये कहीं ऐसा ना हो कि पूरे देश के अंदर ये आंदोलन किसानों और मजदूरों का फैल जाए। और बहुत दिन इन्होंने मंदिर मस्जिद में उलझाया है और कांवड़ यात्रा में चलाया है, लेकिन अपने हितों के प्रति अगर वो जागरूक हो गए तो सरकार हिल जाएगी। बहुत सारी सरकारें आपने हिलती हुई देखी हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को करें, लेकिन देश की जनता को तो संबोधित करें। अरे अपनी मन की बात जो आप करते हैं, उस मन की बात में केवल केंद्रित करें। ये जो हॉर्मूज का मसला है, इसमें ईरान की गलती है या अमेरिका की गलती है, मुंह खोल के बताएं किसकी गलती है और भारत इस पे क्या कर रहा है, ये मोदी जी बताएं, देश की जनता को बताएं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तो मैं जानता हूं नहीं सुनेंगे, उसके बहुत सारे कारण हैं जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब कम से कम देश की जनता को तो बताएं, लेकिन यहाँ जो जिन कारणों का आप जिक्र कर रहे हैं वही कारण यहाँ भी लागू हो रहे हैं कि वो नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं कुछ कह पा रहे हैं। एक स्टैंड भारत अपना नहीं ले पा रहा है, और स्टैंड लिया भी है तो एक ऐसा स्टैंड लिया है जिससे भारत को, जो भारत के लिए नुकसानदायक ही है, फ़ायदेमंद जिसको कतई नहीं कहा जा सकता है, और ना ही वो एक बेहतर डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है उसका भी वो कोई उसको नहीं शो करता है। पर यहाँ जिस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप अब इस घेराबंदी को लेकर ट्रंप ने एक और कोशिश की। पहले उन्होंने सोचा कि हम इसमें यूरोपियन देशों को ले लें, तो ब्रिटेन ने तो सीधे तौर पर मना कर दिया कि इस तरह की बेवकूफ़ी में हम नहीं शामिल होने जा रहे हैं, आपको नाकेबंदी करनी है तो आप कर लीजिए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ईरान की लड़ाई को लेकर। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ट्रंप करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अब ये जो युद्ध विराम 2 हफ्ते के लिए हुआ है, ये युद्ध विराम क्या आगे बढ़ेगा या फिर स्थितियां बदलेंगी? क्योंकि इजराइल की ओर से
कोई बहुत युद्ध विराम की शर्तों को मानने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। लेबनान पर उसके हमले लगातार जारी हैं। नहीं, देखिए, ईरान की ये मांग बिल्कुल सही है कि इस समय वो लेबनान को कैसे छोड़ दे, जी, लेबनान को कैसे छोड़ दे। अगर आप जो है लेबनान को, यमन को, पैलेस्टीनियंस को, गाजा पट्टी को रौंदते रहेंगे, और ईरान अगर, तो इसका मतलब है कल हिजबुल्लाह भी कहेगा, वो लोग भी कहेंगे कि भाई ईरान ने हमारा साथ छोड़ दिया अपने को बचाने के लिए, तो ईरान के साथ हम क्यों खड़े हों। जी भाई यही तो एक लक्षण होता है मिश्रा जी, मित्रता दिखाने का। बिल्कुल। जब दुख का समय हो तो सबको संगठित होना चाहिए, और ईरान ने ये दिखा दिया कि जो आज के तारीख में इस विश्व के अंदर चल रही तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना किसी भी, क्योंकि देखिए ये बात बिल्कुल सही है, आज के तारीख में जैसे हमारे देश के अंदर हो रहा है, अगर बेचारे आदिवासी अपने जंगल और खेत बचाने के लिए लड़ते हैं तो उनको नक्सलाइट बता के मार देते हैं। किसान अगर अपने कहते हैं एमएसपी हमको दे दो, तो उनको कहते हैं कि साहब ये टेररिस्ट हैं, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। कोई पढ़ा लिखा आदमी कोई बोल देता है, उसको अर्बन नक्सल बना देते हैं। तो ये सीधी सी बात, यही चीज वहां पे हो रही है। तो ये तो ईरान की बात बिल्कुल सही है, अगर शांति होगी तो पूरी शांति होगी, लेकिन अमेरिका ये सोचे कि वो वेनेजुएला में करे और क्यूबा में करे और फलानी जगह करे और ढिकानी जगह करे और यहाँ उपदेश आके दे, तो अमेरिका का उपदेश सुनने के लिए ईरान तैयार नहीं है, और ना हम तैयार हैं। गुंडागर्दी किसी की नहीं होनी चाहिए। हर सॉवरेन कंट्री का अपना अधिकार है, अपने हिसाब से जैसा चुनाव चाहे, जैसी सरकार चाहे वो चुने। अमेरिका की कोई हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि दूसरे देशों में कैसी सरकार हो ये वो डिसाइड करे। बिल्कुल, किसी देश की सरकार वहाँ की जनता ही तय करेगी, डिसाइड करेगी, उसमें किसी दूसरे को नहीं। लेकिन यहाँ बहुत एक ऐसे अधिकार के साथ कहा जा रहा है कि वहाँ पर हम रिजीम चेंज करने जा रहे हैं, जैसे वो बहुत बड़ा एक तरीके से वहाँ की ईरान की जनता पर, ईरान पर उपकार करने जा रहे हो। ये बिल्कुल वही याद दिलाता है कि वाइट मैन्स बर्डन वाली बात जो ब्रिटिश कभी किया करते थे, यूरोपियन किया करते थे कि हमको ईश्वर ने अधिकार देकर भेजा हुआ है। एक और अब इसी पे मुझे ध्यान आ गया, सुबह हम लोगों ने ब्रेकिंग में चर्चा भी की थी। अब वो अगर मानवता की बात और ह्यूमन वैल्यूज़ की बात अगर सर्वोच्च धार्मिक गुरु भी कर दे रहे हैं, तो वहाँ भी उनको भी ले लिया आड़े हाथों कि आपकी क्या औकात है, आपकी क्या हैसियत है, आपको तो हम ही ने बनाया है, और इस तरह की बातें। अब ये सब चीज़ें ईरान की, वहाँ पर जापान का या किसी और देश का ईरान का दूतावास है, उसने आज एक ट्वीट किया हुआ था कि बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन पूरी तरीके से खो चुके हैं। एक हास्यास्पद सी अपनी स्थिति बना ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, और अमेरिका में भी इस तरह के तमाम ट्वीट्स उनके लिए बहुत से आ रहे हैं। इन स्थितियों में अमेरिका के लोगों के लिए डोनाल्ड ट्रंप को झेलना अब कितना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार उसमें बयान और आ रहे हैं, विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। सबसे ज्यादा उनके इन बयानों को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को बनाया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये भी सोचना चाहिए उनको किन्होंने बनाया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के राष्ट्राध्यक्ष को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अगर उस पद पे बैठे हुए हैं तो देश की जनता ने बिठाया हुआ है, और देश की जनता की बात सुनना ये उनका कर्तव्य है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू गरीबों के बीच में चले जाते थे, महिलाएं उनका कॉलर पकड़ लेती थी, लेकिन वो लोकतांत्रिक रूप से उसको निपटते थे। जब कोई कार्टूनिस्ट उनका कार्टून बनाता था, उन्हें सुबह ब्रेकफास्ट में बुलाते थे और कहते थे कि वो कार्टून बनाया है, अपने सिग्नेचर कर दो और मैं अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगा। ये लोकतंत्र होता है। डोनाल्ड ट्रंप को किसने बनाया है? अगर डोनाल्ड ट्रंप ये समझते हैं वो भस्मासुर बन गए हैं, और एक बार अगर उनको 4 साल का शासन मिल गया तो जिसे चाहेंगे नाश कर देंगे और जिसे चाहेगा आशीर्वाद दे देंगे। तो महाराज, बड़े बड़े तानाशाहों के दिन खत्म हो गए। इन चक्करों में मत रहिए, विश्व को शांति की ओर ले जाने दीजिए। और फिर मैं समीर जी आपके माध्यम से अपने देश की जनता को निगाह बना रखे, जिस दिन चुनाव होंगे उसके बाद तेल और किस प्रकार से ये लोग दाम बढ़ाएंगे, और हर चीज के दाम बढ़ाएंगे। अगर ये युद्ध नहीं रुका और डोनाल्ड ट्रंप को अकल नहीं आई, देखिए हमारे देश के लोग भी बड़े महान हैं, अमेरिका के लोग भी बड़े महान हैं जी। हमारे देश में, हिमाचल प्रदेश में मंडी जगह वहां के लोगों ने एक सांसद को जिता दिया है। वो झारखंड के अंदर एक निशिकांत दुबे जी को जिता दिया है। एक वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं आसाम के, गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। जो हम लोग ये सोचते हैं अगर गाली देंगे तो समाज पे क्या असर पड़ेगा, चीफ मिनिस्टर खुलेआम गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं।
और चुनाव आयोग कोई बोल नहीं रहा है, कोई किसी का मानहानि नहीं हो रही है, कोर्ट उसका स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है। तो आज के तारीख में तो ये भस्मासुर इतने ज्यादा पैदा हो गए हैं कि जितने हम लोग लड़ने वाले हैं भस्मासुर से, उससे ज्यादा भस्मासुर पैदा हो गए। अब आप जब चुनाव की बात कर रहे हैं, प्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं, तो मुझे अब याद आ गया कि आप इतनी दूर मंडी और झारखंड गोड्डा जाने की क्या ज़रूरत है। हमारे दिल्ली एनसीआर के बगल में मेरठ में आप वहाँ के सांसद, जिनको लोगों ने भगवान राम समझकर वोट दिया, हालांकि वो एक रामायण सीरियल के भगवान राम थे, पात्र थे, और अब वहाँ सेंट्रल मार्केट टूट गई है। आपने भी बहुत सारे विजुअल्स और बाइट्स लोगों की वहाँ देखी होंगी, सुनी होंगी। वो सारे ये कह रहे हैं कि हमने तो आपको वोट दिया और आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और सांसद जी के लिए मैं एक युवक का बयान सुन रहा था कि उनसे जब लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बात की कि भाई आप कहाँ हो, तो बोले कि मैं तो निजी कारणों से मुंबई में हूँ और अभी आपके पास नहीं आ सकता हूँ। तो ये उनको भी ये पछतावा हो रहा है, लेकिन ये पछतावा होना ना होना अपनी अलग चीज़ है। पर आपने जिन जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है, अगर वो आपके साथ नहीं खड़े हैं तो फिर ये आप एक तरीके से अपने मतदाताओं का और लोकतांत्रिक व्यवस्था का, ये इससे ज़्यादा अपमान और कुछ नहीं हो सकता है। उनकी मांगे जायज़ है, उनकी दुकानें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टूट रही हैं, किस वजह से टूट रही हैं वो एक अलग मुद्दा है। तो ये चीज़ें तो है, आप वोट देते समय लोग कुछ और सोचते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि उस आधार पर जिनको चुना है उन्होंने, जिस आधार पर वो वोट दे रहे हैं, फिर वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि उनके साथ दुख और सुख में खड़ा रहेगा, उनकी बात सुनेगा। तो ये उनकी भी उम्मीदें कुछ ज़्यादा हैं, उनको इस तरह की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो कुछ भी हम देख रहे हैं अब पश्चिम एशिया में हो रहा है, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मुझे लग रहा है आप कई बार ये कह भी चुके हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो उसका चीन ले रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान उसका भारत को हो रहा है। अब ये जो स्थितियां और बनाई जा रही हैं, वहाँ पर नाकेबंदी की, पता नहीं नाकेबंदी की वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जिसकी नाकेबंदी कर पाने की उम्मीद मुझे बहुत कम दिख रही है। इसलिए नहीं दिख रही है कि वो कमज़ोर है या क्या है, क्या कुछ हो सकता है। अगर वो नाकेबंदी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है कि अमेरिका की जनता, अमेरिका की संसद, अमेरिका की सेना ही उनको ऐसा नहीं करने देगी। लेकिन अगर इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं तो ये भारत के लिए तो और भी ज़्यादा संकट वाली बात होगी। तमाम चीज़ों का रास्ता वही है जिसकी नाकेबंदी करने की कोशिश की जा रही है। भाई मिश्रा जी, ये बताइए, अमेरिका के बड़े बड़े युद्धपोत जिनके बारे में अमेरिका कहता था कि इस पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता और इतना ज्यादा अविजित हैं, उनको जब ईरान ने धमकी दी तो उन्होंने 500-500 हजार किलोमीटर उनको पीछे दौड़ा लिया। पता ही नहीं है कहाँ है। हमारे पास ऐसे जी, और हमारे ऐसे ड्रोन्स हैं हमारे पास जिसको कोई देख नहीं सकता, कोई रडार उसको पकड़ नहीं सकता, उसे भी गिरा दिया ईरान ने। तो देखिए, ये दुस्साहस, ये सब कहानी किससे छोड़ दीजिए। और अगर स्टेट ऑफ हरमुज में आप जाएंगे तो उसके बाद क्या तबाही मचेगी। तो मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप को अकल आ जाए। अच्छा, मेरठ के बारे में जो आपने बात कही, मुझे अनुमति दीजिए उसमें 2 शब्द मैं कहूं। जी बिल्कुल। देखिए, ये सेंटर, यही लोगों को समझना चाहिए, देश के हिंदुओं को समझना चाहिए। सेंट्रल मार्केट के ज्यादातर व्यापारी जो हैं वो वैश्य समाज के हैं और हिंदू समाज के हैं, और ज्यादातर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं। जब मेरठ के अंदर मुसलमानों की दुकानें टूटी थी, इन लोगों ने लड्डू बांटे थे, और आज ये फूट फूट के रो रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इन्होंने बर्बाद कर दिया। अरे महाराज, आप वोट दे ना दे कोई अंतर नहीं पड़ता, जीतेगी बीजेपी ही, क्योंकि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है वो आदमी बेईमानी करने पे तुला हुआ है। कल मैं कलकत्ता के अंदर था, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत भूषण भी थे और योगेंद्र यादव भी थे, प्रकला प्रभाकर थे और मैं था। जिस प्रकार से वहां पे जरा जरा सी चीज पे समीर आत्मज जी, आप भी समझते होंगे कि आप ये समझिए, हमारे यहाँ, मेरे फैमिली में ऐसा है, एक शर्मा लिखता है, एक स्वामी लिखता है, एक गौड़ लिखता है, एक ही परिवार में, एक ही गोत्र में जी। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो डाउटफुल कैटेगरी हो गई, कैसे हो सकता है पिता शर्मा हो और बेटा जो है स्वामी हो, ये कैसे हो? अरे होता है भाई, ये मेरा अधिकार है, मैं अपना गोत्र लिखूं, अपना नाम लिखूं, क्या सरनेम लिखूं या ना लिखूं। तो ये क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब ये है 4 भाई एक परिवार में है, 2 वोटर हो गए, 2 वोटर नहीं हुए। जब सक्सेशन होगा, कोर्ट में जाएंगे तो बाकी 2 भाई जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा, वो कहेंगे कोर्ट ने कह दिया ये लोग जो है उसके बेटे नहीं है, तो इनको सक्सेशन में जायदाद क्यों मिले, हम दोनों में बांट दीजिए। ये इतना ज्यादा SIR में ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने बवाल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा है
और यही बात मैंने कल कोलकाता में कही थी। देखिए सीधी सी बात है कि मेरा गर्व है कि मैं भारतीय हूं और इससे बड़ा गर्व मेरे लिए कोई नहीं है। अगर कोई कहे कि आपकी इंटेग्रिटी और आपकी जो देश की नेशनैलिटी है, सिटीजनशिप, ये डाउटफुल है, इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अरे ये भावनात्मक मुद्दा है। आई एम प्राउड इंडियन, आई एम ए प्राउड वोटर ऑफ इंडिया। मेरा नाम अगर आपने काट दिया, जिसकी 10 पुश्तें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रही और देश के लिए शिक्षा और अध्ययन के क्षेत्र में उन्होंने काम किया, अगर आप मेरी नस को काट देंगे, अगर मेरी नाड़ी को काट देंगे और मेरी भारतीयता को काट जाएंगे, तो ये मेरे भावनात्मक मुद्दा है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी में कहा है। ये गुंडागर्दी चल रही है SIR की, इसलिए ये सेंट्रल मार्केट वाले वोट दे न दें, हिंदू दे न दें, आदिवासी दे न दें, सवर्ण दे न दें, बैकवर्ड दे न दें, लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हेरा फेरी करके उन्हें चुनाव जिता देंगे। इसलिए देश की जनता को जागना चाहिए कि अगर आप अपने देश को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं और एकजुट रखना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों के चक्कर में मत पड़िए। नैरेटिव बनाते हैं, इन्होंने सब कुछ सेट कर रखा है, बेईमानी कर रखी है, और देश को सही के लोकतंत्र और संविधान की आवश्यकता है और महात्मा गांधी, बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि आपने वोट दिया, आपने वोट दिया और उस वोट के जरिए आप पहले आप वोट दे रहे थे और जो व्यवस्था कर दी गई है मुख्य चुनाव आयुक्त के जरिए, चुनाव आयोग के जरिए, जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अब तो वोट खुद ही लग रहा है कि चलकर आ जाएंगे उनके पास, यही आरोप लग रहे हैं सत्ता पक्ष के पास। अब जो कुछ होगा, पिछले कुछ चुनाव तो यही बता रहे हैं और अब तो बहुत फुल प्रूफ व्यवस्था कर ली गई है। बहरहाल ये सारी चीज़ें क्या कुछ होंगी, लेकिन हाँ बिल्कुल सही आपने कहा कि आपने वोट दिया तो वोट देते समय भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अब यही वाकया उस वक्त हुआ था जब UGC वाला मामला काफ़ी चरम पर था और UGC को लेकर तमाम जो लोग थे कि हमने वोट दिया और हमारा ही गला काटने की आप तैयारी कर रहे हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें एक वोट देते समय भी बहुत सारी चीज़ें सोची जाती हैं, समझी जाती हैं, और फिर वोट लेने वाला अगर बार बार आपके साथ ऐसा कर रहा है तो एक बार कर दिया तो कम से कम दोबारा तो आप पुनर्विचार कर सकते हैं। और इधर जो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, इधर पश्चिम एशिया की, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, यहाँ पर ईरान की चेतावनी भी महत्वपूर्ण है। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में आके कोई वहाँ से अपना गुजारने की कोशिश न करे, हमारी उस पर अधिकार है, हम उस पर उसको कंट्रोल कर रहे हैं और बिना हमारी अनुमति के ना जाए। दूसरी बात यह कि नाकेबंदी को लेकर बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरीके की रुकावट होगी तो फिर उसका जवाब वैसे ही देंगे जैसे 40 दिन तक देते रहें। तो मुझे लग रहा है कि ईरान की इस चेतावनी में कहीं ज़्यादा दमखम है, बजाय इसके जो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो धमकी है कि हम इसकी नाकेबंदी कर देंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए ईरान की तो हर बात में दम है और ईरान जो भी बात उनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं, वो लोग जो कह रहे हैं उसमें दम है, उसमें सिद्धांत है जी। डोनाल्ड ट्रंप खोखली बातें कर रहे हैं कि जो आप पूरे विश्व के साथ कर रहे हैं, सबका अपमान कर रहे हैं। आज उन्होंने पोप के खिलाफ बोल दिया जी। अरे जिस क्रिश्चियनिटी को आप मानते हैं उन्हीं के टॉप अपने सेंट को इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। अच्छा, वहां पे जो इटली की मेलोनी जी हैं, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोल दिया। हर देश के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो ब्रिटेन, मतलब हर देश परेशान है डोनाल्ड ट्रंप से। अच्छा, अमेरिका भी परेशान है डोनाल्ड ट्रंप से जी। अच्छा, अब ये रिपरकशन, आज मेरी पत्नी की एक फ्रेंड है जो दुबई में रहती हैं, अब उनका फोन आया बड़े परेशान होते हुए कि साहब वहां पे दुबई में वहां की महिलाएं जो हैं वो रोक रोक के पूछ रही हैं कि तुम लोग जो है ये भारत के अंदर मुसलमान लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अरे सीधी सी बात है भैया, हम यहाँ मेजॉरिटी में हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि यहाँ के अल्पसंख्यकों का संरक्षण करें, क्योंकि हमारे हिंदू भाई मुस्लिम और क्रिश्चियन देशों में अल्पसंख्यक हैं, तो वहां पे वहां के बहुसंख्यकों का कर्तव्य है कि हमारे रिश्तेदारों का संरक्षण करें। लेकिन अगर तुम यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो मुस्लिम और क्रिश्चियन देश कहेंगे ले जाओ अपने लोगों को, यार तुम जाके जिससे कहो जय श्री राम कहलवाओ। कल वो अगर अल्लाह अकबर कहलवाने लगे तो हमारे लोगों के दिल पे क्या बीतेगी। तो ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। आदमी का स्वतंत्र अपना विचार है, जो धर्म का पालन करना चाहे कहे, जिसे जय श्री राम कहना है जय श्री राम कहे, जिसे अल्लाह अकबर कहना है अल्लाह अकबर कहे, जिसको जो पालन करना है करे। लेकिन आपस के संघर्ष जो भारत के अंदर एक प्रयोगशाला बनाई गई है, इसका रिपरकशन 80 लाख लोग जो गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं उनके रोजगार पे असर पड़ रहा है।
मोदी जी एक शब्द उनके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो बड़े बड़े पूंजीपति और शेख नहीं है कि उन पर सोने की कारें हैं। वो बेचारे थोड़ा पैसा कमाते हैं, एक एक कमरे में 40-40 लोग रहते हैं और तब भारत के अंदर पैसा भेजते हैं जिससे उनके माता पिता पलते हैं। उनके बारे में भी सोचना चाहिए। यहाँ पे इलेक्शन कैंपेनिंग में अमित शाह साहब 15 दिन के लिए वेस्ट बंगाल में जमे हुए हैं। 500 अधिकारियों का उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, अपने ही अधिकारी बिठा लिए और वहीं पे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो लेकिन ये लोकतंत्र और संविधान की जो ये हत्या हो रही है, हमें भी विदेश के मामलों को भी सोचना चाहिए और अपने देश के तो जो भी वोटर बचे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, सारे वोटरों को देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करना चाहिए। चाहे एसआईआर में फिर ये उसके बाद भी 5 लाख वोट जो है 6 बजने के बाद, जैसे प्रकला प्रभाकर कहते हैं, रात में 5-5 सेकंड में उन्होंने वोट डाल दिया है। अपने आंख कान खोले रखिए और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान हमारे लिए बहुमूल्य है, हमको उसको बचाना है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और निश्चित तौर पर हाँ, पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा है भारत के लिए बहुत नुकसानदायक है और आगे अगर जो कुछ होगा वो और भी ज़्यादा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग रोज़गार के लिए वहाँ हैं और इतनी सारी चीज़ों का उन रास्तों से हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, जो तमाम ज़रूरी चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन पूरी दुनिया उससे इस समय परेशान है, हलकान है। अब जो उस समुद्री इलाके की ब्लॉकेट करने की जो चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप, अब 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार शायद वो समय सीमा उनकी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, अब क्या और बड़ी जंग के लिए पूरी दुनिया को तैयार रहना चाहिए। और लेकिन ईरान की चेतावनी भी है कि आप करेंगे जंग तो फिर जवाब दिया जाएगा। देखते हैं क्या कुछ होता है, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे और इन सब का जो असर होगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आपने बहुत सारी चीज़ें बातें बताई, बहुत सारी नई बातें भी पता चली और अब इंतज़ार उसी का समय का है 7:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। और उसके बाद देखते हैं क्या नेवल ब्लॉकेट करते हैं, यानी उस समुद्री सीमा को ब्लॉक कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप, या फिर अपनी इस डेडलाइन को फिर आगे बढ़ाएंगे या वापस ले लेंगे, क्योंकि ईरान ने भी चेतावनी ज़बरदस्त दी है। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त